जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फाइनली आज से डेली रात 9 बजे स्टैटिक जीके का क्लास स्टार्ट हो रहा है। और आप लोग एक बात नोट कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों को हर रोज़ सोने से पहले एक वीडियो को जरूर देखना है। और ये सेशन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रौप नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। अगर आपसे पूछे कि लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखना है लावनी जो है ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछे कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखना ये जो घूमर है ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रौप नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना याद रखना है 7 अप्रैल, याद रखना है यहाँ पे लिख रहे हैं 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। अगर आपसे पूछे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को याद रखना है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि ब्रुसेल्स कहाँ है, तो याद रखना है बेल्जियम में है। ल्यूसाने कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। दुबई कहाँ है, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में है, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं आपको पेपर पेन लेकर बैठना है। क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं आप सभी को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चंस का जो एक्स्ट्रा फैक्ट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपको किसी न किसी एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पीएम उज्ज्वला योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी। और फ्रेंड्स लगा लीजिए इस प्रश्न पर स्टार, क्योंकि ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में अवश्य देखने को मिलेगा। तो देखिए पीएम उज्ज्वला योजना ये किससे संबंधित है, तो ये योजना जो है एलपीजी गैस से संबंधित है। किससे, एलपीजी गैस से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं ब्यूटेन, क्या होता है, ब्यूटेन होता है। और क्या होता है इसके साथ, तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है एलपीजी में, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि ये जो पीएम उज्ज्वला योजना है कब स्टार्ट हुआ था, तो 1 मई 2016 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, तो देखिए उत्तर प्रदेश के बलिया से स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखना है। और देखिए ऑप्शन ए में जो है ये 23 सितंबर 2008, ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है, याद रखना 23 सितंबर 2018, यहाँ 18 लिखा गया है। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट होता है। कौन सा, आयुष्मान भारत योजना। कहाँ से, तो याद रखना है ये रांची से स्टार्ट होता है। आयुष्मान भारत योजना झारखंड से, याद रखना है। और जो ऑप्शन सी में है 25 सितंबर 2014, इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ से मेक इन इंडिया स्टार्ट योजना, याद रखना है मेक इन इंडिया, यहाँ पे लिख देते हैं मेक इन इंडिया, याद रखना है मेक इन इंडिया स्टार्ट होता है 25 सितंबर 2014 को, याद रखना है। और 28 अगस्त 2014 को याद रखना है जनधन योजना स्टार्ट। कौन सा, जन धन योजना, याद रखना है जनधन योजना स्टार्ट पूछे तो 28 अगस्त 2014 को। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए सभी को लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत रत्न 2019 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे, तब तक मैं इस प्रश्न का पूरा चीरफाड़ करता हूं। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे डेट लिख रहे हैं 1954, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भारत रत्न 1954 से स्टार्ट हुआ। और उस समय 3 व्यक्तियों को, याद रखना है उस समय 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न। किन किन को, तो यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं, राजगोपालाचारी, याद रखना है राजगोपालाचारी। और कौन था, सीवी रमन, याद रखना है सीवी रमन। और सर्वपल्ली, यहाँ पे लिख देते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो याद रखना है भारत रत्न की शुरुआत 1954 में कितने व्यक्तियों को दिया गया था, 3 व्यक्तियों को दिया गया था। पहला राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधा
कृष्णन। प्रश्न पूछा गया है कि भारत रत्न 2019 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मेजर ध्यानचंद को सम्मानित नहीं किया गया है 2019 में, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 29 अगस्त, याद रखना है 29 अगस्त 1905 ईस्वी को मेजर ध्यानचंद का जन्म होता है। और इसी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त को ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था तो याद रखना है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में, याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, आप बताएंगे कि गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसका आंसर आपको लाइव चैट में देना है। चलिए तब तक इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। तो विश्व हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है तो 12 अगस्त को, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। और 29 जुलाई को क्या होता है तो याद रखना टाइगर डे, यहाँ पे लिख देते हैं 29 जुलाई को क्या होता है टाइगर डे, याद रखना है। और 5 अप्रैल को क्या होता है 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, याद रखना है। 13 फरवरी को क्या होता है राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखना है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मार्च को, याद रखना है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था तो इसका सही जवाब जो बच्चे 2009 दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 2009 ईस्वी में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए इस प्रश्न से रिलेटेड बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाले हैं, सभी को नोट डाउन करते जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो राजगोपालाचारी थे, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का, याद रखना है, आप लिख देते हैं बंगाल का, रखना। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो याद रखना है क्लाइव, यहाँ पे लिख देते हैं क्लाइव, याद रखना है क्लाइव था बंगाल का पहला गवर्नर। और इसी ने, याद रखना है क्लाइव ने ही बंगाल के अंदर द्वैध शासन लागू किया था, याद रखना ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि द्वैध शासन को किसने लगाया था तो क्लाइव ने लगाया था, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का गवर्नर, अगर आपसे पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है तो वॉरेन हेस्टिंग, यहाँ पे लिख देते हैं कौन है वॉरेन हेस्टिंग, याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल है। और इसी ने, याद रखना है, देखिए क्लाइव ने द्वैध शासन को लगाया था और वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, याद रखना है। दोनों प्रश्न को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न बताते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो याद रखना विलियम बेंटिंग, यहाँ पे लिखते हैं विलियम बेंटिक, याद रखना ये कौन थे ये भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल था, याद रखना है विलियम बेंटिक। और इसी ने सती प्रथा का अंत किया था, विलियम बेंटिक ने, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला वायसराय कौन था तो केनिंग था, याद रखना है कौन था केनिंग, याद रखना है। और केनिंग ने इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था तो केनिंग के शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के पहले का भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो राजगोपालाचारी थे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन बच रहा है कि भारत के अंदर अंतिम वायसराय कौन था तो माउंट बेटन, लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। माउंट बेटन कौन थे भारत के अंदर अंतिम वायसराय थे, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित है तो इसका राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, तेंदुलकर समिति, इसका संबंध गरीबी क्षेत्र से है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि नरसिम्हा समिति ये क्या है तो याद रखना ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नरसिम्हा समिति जो है ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। माधव गौडगिल समिति ये किससे संबंधित है तो पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि शिवरमन समिति किससे संबंधित है तो नाबार्ड से, रखना है नाबार्ड, यहाँ पे लिख देते हैं नाबार्ड। अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी तो 12 जुलाई, याद रखना है
12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना होती है, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सुरेश तेंदुलकर समिति, याद रखना है। ये गरीबी क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे देखिए सुरेश यहाँ लिखा गया है, जो कि यहाँ होना चाहिए था। जब PDF मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चलिए आंसर करेंगे। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, टेंसले ने किया था, याद रखना है। लिंडेमान को याद रखना है, इन्होंने क्या किया था? ऊर्जा का, यहाँ पे लिख देते हैं, ऊर्जा का 10%, याद रखना है। ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम किसने दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था, याद रखना है। विलियम हार्वे ने क्या किया था? रक्त परिसंचरण, याद रखना है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी स्टार लगा रहे हैं। ये प्रश्न आपको आने वाले समय में किसी न किसी एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। तो लोकपाल में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 8 सदस्य हो सकते हैं, ध्यान रखना है। और याद रखना है, लोकपाल जो है ये कोई व्यक्ति नहीं है, लोकपाल एक संस्था है, याद रखना है। और इसका निर्माण 2013 ईस्वी में, याद रखना है, लोकपाल का निर्माण 2013 ईस्वी के अधिनियम से हुआ था, याद रखना है। और लोकपाल की जो प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है अगर आपसे पूछे तो स्वीडन से, याद रखना है। लोकपाल की प्रणाली भारत में स्वीडन से ली गई है, याद रखना है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछे कि लोकपाल शब्द का पहली बार प्रयोग भारत में किसने किया था, तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, LM सिंघवी, याद रखना है, LM सिंघवी। इन्होंने क्या किया था? भारत में पहली बार लोकपाल शब्द का प्रयोग किया था, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि पहले लोकपाल कौन थे, तो PC घोष, यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, एक PC घोष, ये पहले लोकपाल थे, याद रखना है। और ये हाल ही में रिटायर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। और इनसे रिलेटेड और भी प्रश्न बनते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए, निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि किस नदी को जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा को, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रह्मपुत्रा, याद रखना है। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो दिहांग के नाम से, किस नाम से? दिहांग के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। ब्रह्मपुत्रा को बात करें बांग्लादेश में तो जमुना के नाम से, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। और देखिए ऑप्शन ए में जो है चिनाब नदी, अगर आपसे पूछे कि चिनाब नदी को वेदों में क्या कहा गया है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं अस्कनी बोला गया, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, चिनाब को वेदों में अस्कनी बताया गया है, झेलम को क्या बताया गया है? वितस्तता, याद रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं वितिस्तता, याद रखना है झेलम को। और रावी को क्या बताया गया है वेदों में? तो रावी को वेदों में परुष्णी नदी, कौन सी? परुष्णी नदी, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कलहन की राजतरंगिणी में खाली स्थान शासन करने वाले राजाओं का इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कलहन की राजतरंगिणी में किस शासक करने वाले राजाओं का इतिहास का संस्कृत में वर्णन किया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कश्मीर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास के बारे में बताया गया है, याद रखना है। और कलहन की जो राजतरंगिणी है ये किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? इस पर भी स्टार लगा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। चलिए इसका आंसर करते जाएंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग लाइक करेंगे। और याद रखना है ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे मिलेंगे। तो हिम तेंदुआ पूछा जा रहा है कि संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में खोला गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि किस देश की सहायता से खोला गया है, तो नीदरलैंड, याद रखना है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में नीदरलैंड देश की सहायता से खोला गया है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। चलिए स्टार लगा रहे, इस पर VVI प्रश्न है, याद रखना है।
तो निम्न में से किस पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुलित्जर पुरस्कार। जो ये बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रैमी अवार्ड ये किससे संबंधित है, तो बता देते हैं आपको संगीत क्षेत्र से। याद रखना है संगीत के क्षेत्र में ये अवार्ड मिलता है। ऑप्शन बी में जो है पुलित्जर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में मिलता है? तो वास्तुकला, यहाँ पे लिख देते हैं वास्तुकला, जिसको आर्किटेक्चर बोला जाता है, याद रखना है। और एमी अवार्ड ये किससे संबंधित है? तो टेलीविजन से। याद रखना है टेलीविजन से संबंधित है एमी अवार्ड, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट ये किसकी पुस्तक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, यहाँ पे बुक होगा, टाइपिंग एरर है। तो देखिए द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट ये किसकी पुस्तक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दलाई लामा की पुस्तक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, याद रखना है। झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक का नाम बताते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं द लो लैंड, याद रखना है ये किसकी पुस्तक है? झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है, याद रखना है। अमर्त्य सेन के बारे में याद रखना है। देखिए इनकी एक पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड, याद रखना है होम इन द वर्ल्ड ये किसकी पुस्तक है? तो याद रखना होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन की पुस्तक है। और इन्हें याद रखना, इन्हें लोक कल्याणकारी राज्य के लिए 1909 ईस्वी में, इन्हें लोक कल्याणकारी राज्य के लिए 1909 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, याद रखना है। मिल्खा सिंह की कौन सी पुस्तक है? बहुत ही फेमस पुस्तक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, द रेस ऑफ माई लाइफ, याद रखना है द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी पुस्तक है? मिल्खा सिंह की पुस्तक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया। एसएससी के एग्जाम में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी के साथ चलेगा पीवी सिंधु ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अवनी लखेरा को याद रखना है, इन्होंने 2 पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक में, गोल्ड प्लस ब्रॉन्ज मेडल रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं इन्होंने 2 पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल दोनों को ध्यान रखना है। 2016 में याद रखना है पीवी सिंधु ने 2016 ईस्वी में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। और पीवी सिंधु ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक दिवस, क्या पूछे कि ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो 23 जून को, यहाँ पे लिख देते हैं 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न अभी जो हाल ही में एसएससी के एग्जाम हुए हैं उन्हीं में पूछा गया है। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं। इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा शरण कुमार लिम्बाम्बे। 30वां सरस्वती सम्मान मिला है शरण कुमार लिम्बाम्बे को सनातन के लिए, याद रखना है। अगर आपसे पूछें कि सरस्वती सम्मान कब से स्टार्ट होता है? तो 1991 ईस्वी से। और पहला पुरस्कार किसे मिला था? तो हरिवंश राय बच्चन को पहला पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना है। और 30वां किसे मिला? शरण कुमार लिम्बाम्बे को, याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 31वां किसे मिला है? तो 31वां पुरस्कार मिला है किसको? रामदत्त मिश्र को, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? चलिए आंसर करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो याद रखना इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन चला देगा इसका, किसके साथ भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। अगर वही बात करें कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है? ये भी प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा असम राज्य से संबंधित है, याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य से संबंधित है। और भूपेन हजारिका कौन है? तो ये एक संगीतकार है, ध्यान रखना। इन्हें सन 2019 ईस्वी में, भूपेन हजारिका को सन 2019 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि असम के नृत्य कौन कौन से, तो बता देते हैं। देखिए एक हो गया बिहू और वगरुम्बा, ये दोनों नृत्य असम के हैं, याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि असम के शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो देखिए शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि असम के शास्त्रीय नृत्य कौन है, सत्रिया है, याद रखना है। और इसके संस्थापक कौन थे सत्रिया नृत्य के? तो सत्रिया नृत्य के संस्थापक थे शंकर देव, यहाँ पे लिख देते हैं कौन थे? शंकर देव थे, याद रखना है। और असम का पुराना नाम भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि असम का पुराना नाम क्या था, तो असम का पुराना नाम कामरूप था, यहाँ पे लिख देते हैं
कामरूप था असम का पुराना नाम। और असम के अंदर ही एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सा? काजीरंगा। यहाँ पे लिख देते हैं काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर ही है जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अरुण जेटली स्टेडियम, ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम है, याद रखना है। और ये स्टेडियम कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में ये स्टेडियम है, ध्यान रखना है। और याद रखना है इन्होंने ही यानी कि अरुण जेटली ने ही भारत में जीएसटी को लाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, जीएसटी को भारत में किसने लाया था? अरुण जेटली ने लाया था। जीएसटी कब स्टार्ट होता है? तो यहाँ पे डेट भी बताते हैं, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को जीएसटी स्टार्ट होता है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर आया तो विजय केलकर, याद रखना है विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी लाया गया था, याद रखना है। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 101वां संशोधन था जीएसटी के लिए, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं सभी को नोट डाउन कर लीजिए। और आपने अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें। तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 1931 में। पूरा डेट क्या है यहाँ पे लिख के बता देते हैं, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसी समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। और गांधी इरविन समझौते में ही क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। चलिए आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के सेशन में आपको टोटल 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। याद रहे आपको डेली रात सोने से पहले एक वीडियो को जरूर देखना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।